अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल बहुत सारे होते हैं। कुछ चीज़ें हम गैप पढ़ेंगे। जनरली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, फिर उसके बाद आईएएस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। ठीक है, ये हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अब पहला हमारा प्रिंसिपल जो है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, जिसको हम कहते हैं सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि एक बिजनेस और एक ओनर दोनों आपस में क्या है, सेपरेट है। ठीक है, दोनों की जो रिकॉर्डिंग है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं, वो अलग अलग हमें रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, ओनर का जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं वो हमें बिजनेस के अंदर रिकॉर्डिंग नहीं करनी है, और बिजनेस के जितने भी एक्सपेंसेस हैं या रेवेन्यू हैं वो ओनर के पर्सनल रिकॉर्डिंग नहीं करनी है। ठीक है, तो दोनों को सेपरेट रखना है ताकि हमें प्रॉफिट और लॉस का एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल सके। ठीक है। अच्छा, दूसरा प्रिंसिपल है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अंदर हम क्या करते हैं कि कोई भी ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है, कोई भी ट्रांजेक्शन या इवेंट होता है, वो रिकॉर्डेड इन मॉनेटरी टर्म में किया जाता है। ठीक है, वो करेंसी, वो क्वांटिटी के फॉर्म में नहीं किया जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि हमने 2 बिल्डिंग्स परचेज की है, तो 2 बिल्डिंग्स हम नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, 2 बिल्डिंग की वैल्यू लिखेंगे, करेंसी लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, तो हमेशा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है कि आप जो है कोई भी ट्रांजेक्शन अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मॉनेटरी टर्म में रिकॉर्ड करेंगे, फाइनेंशियली टर्म में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, मेजर करके आप क्वांटिटी को मेजर नहीं करेंगे, अमाउंट को हमेशा लिखेंगे। ठीक है, तो ये चीज हमें फॉलो करनी होती है। ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल या ड्यूअल इफेक्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है, 2 एस्पेक्ट्स या 2 इफेक्ट्स एंड बोथ मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट 2 इफेक्ट्स, हर ट्रांजेक्शन के मिनिमम 2 इफेक्ट्स होते हैं, और दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आप एक डेबिट लिख रहे हैं तो दूसरा क्या लिखेंगे, क्रेडिट लिखेंगे। ये हम किस में लिखते हैं, डबल एंट्री सिस्टम जब फॉलो करते हैं। ठीक है, थर्ड हमारे पास है गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। ठीक है, ये कहता है कि बिजनेस की कोई डेफिनेट लाइफ नहीं है। ठीक है, बिजनेस कंटिन्यू ऑपरेटिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड विल नॉट क्लोज डाउन इन द नियर फ्यूचर। आपने ये सोचा कि आज मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ और कल मैं इसको खत्म कर दूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हमेशा के लिए आप उसको ऑन करेंगे, रन करेंगे। ठीक है, लिक्विडेट आप उसको खत्म नहीं करेंगे, क्लोज नहीं करेंगे। ठीक है, आप ये नहीं सोचेंगे आज जो एसेट्स लिए हैं वो कल हम क्या कर देंगे, उनको सेल कर देंगे। ठीक है, एसेट जब भी परचेज करेंगे वो यूज्ड फॉर फ्यूचर ऑपरेशन के लिए करेंगे, नॉट इमीडिएट सेल। ठीक है, ये आपको इंटेंशन नहीं रखनी है। तो ये इस प्रिंसिपल के ऊपर हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, फोर्थ है हमारा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, या इसको कहते हैं हम टाइम पीरियड प्रिंसिपल। अब ये है कि आपने ऊपर कहा कि बिजनेस की कोई डेफिनेट लाइफ नहीं होती है, गोइंग कंसर्न होती है, अनफोर्सिएबल फ्यूचर होता है बिजनेस का। ठीक है, आपकी इंटेंशन नहीं होती है कि 1 साल के बाद, 1 महीने के बाद आप बंद कर देंगे, लेकिन हमें क्या करना होता है, अपनी बिजनेस को डिवाइड करना होता है स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड के लिए, लाइक मंथ्स, ईयर, टू मेजर प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, हम अगर आज स्टार्ट कर रहे हैं, हमने कहा कोई फ्यूचर, कोई जो है फ्यूचर नहीं है बिजनेस का, अनफोर्सिबल फ्यूचर है, इनडेफिनेट टाइम पीरियड है, तो हमें प्रॉफिट और लॉस का पता नहीं चलेगा, बिजनेस चलता रहेगा। ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी यूनिट पे, किसी न किसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे उसको अकाउंट को क्लोज करके हमें अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पोजीशन या प्रॉफिटेबिलिटी देखनी होती है। तो इसलिए हमें अगर कोई टाइम पीरियड हम जो है वो देख रहे हैं या देखना चाह रहे हैं तो उसको मेजर कर सकें, प्रॉफिट को मेजर कर सकें। ठीक है, बिजनेस रन कंटिन्यूसली ड्यू टू गोइंग कंसर्न, बट वी कैन नॉट वेट फॉर एवर टू नो प्रॉफिट। ठीक है, सो वी डिवाइड टाइम इनटू पीरियड्स, एग्जांपल 1 ईयर, 1 मंथ, 6 मंथ, एक्सेट्रा।
उसके बाद है हिस्टोरिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, ऑल एसेट्स रिकॉर्डेड इन द बुक, यानी कि बैलेंस शीट के अंदर आप रिकॉर्ड करेंगे ओरिजिनल परचेज कॉस्ट पे या एक्चुअल प्राइस पेड, जो आपने पेड की है, कोई चीज परचेज करें जो उसकी वैल्यू है वो सेम वैल्यू आप बैलेंस शीट पे लिखेंगे। तब हमें पता चलेगा कि आज अगर हमने परचेज किया तो कल उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, करंट मार्केट वैल्यू पे, करंट मार्केट वैल्यू पे नहीं करेंगे, हम एक्चुअल पे लेंगे। अगर आज एक चीज 1,000 रुपए की ले रहे हैं, कल 1,200 की हो रही है, ठीक है, तो हमें 1,000 जो हमने कल ट्रांजेक्शन की है कल वाली रिकॉर्डिंग करेंगे, आज की हम नहीं देखेंगे। द मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एक्सपेंस शुड बी मैच विद द रेवेन्यू, द हेल्प टू जनरेट द सेम अकाउंटिंग पीरियड। अब आपको पता है कि एक्सपेंस जब हम लगाते हैं तो उसी टाइम पीरियड का हमें उसी मंथ में रेवेन्यू भी मिलता है। अब ये वाला अगर मैंने एक्सपेंस को लगाया तो ये वाला रेवेन्यू मैंने क्या किया, उसी मंथ उसी टाइम में जनरेट किया। अब आप कह रहे हैं कि सर 2010 का हमने एक्सपेंस जो लगाया था उसका जो है 2012 में आप मैच करें रेवेन्यू से। ठीक है, अब ये रेवेन्यू ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, किसी और वजह से भी बढ़ सकता है, कम भी हो सकता है। तो हमेशा हम जिस मंथ जिस साल में एक्सपेंस लगा रहे हैं उसी साल में उसी रेवेन्यू के साथ क्या करेंगे, मैच करेंगे, ताकि हमें प्रॉफिट या लॉस का इजीली पता चल जाए कि हमारा प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ या लॉस हुआ है। ठीक है, सेम एक्सपेंस इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, जिस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर हम जो है वो कैलकुलेशन करें सेम में करेंगे। एक्रूअल कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, एक्रू का मतलब होता है टू ग्रो, बढ़ जाना। ठीक है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है, इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अर्नड और इनकर्ड, नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। ठीक है, कैश आपको रिसीव होना या पेड करना जरूरी नहीं है, आपका इवेंट अगर हो गया है, आपने सेल कर दिए, ठीक है, या यूटिलिटी बिल आपके ऊपर ड्यू हो गया है, आप उसको क्या कर देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, ये चीज हमें क्या कौन बताता है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट बताता है। ठीक है, अगर हम एक्रूअल कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं तो इस तरह से हमारे ऊपर जो ड्यू हो जाएगा हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, या हम जो सेल कर रहे हैं उसको हम रिकॉर्ड कर देंगे। अच्छा, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट या मटीरियलिटी प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि आप छोटे आइटम्स, इमटेरियल आइटम्स अपनी बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डिस्क्लोज या रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जिनके अमाउंट बहुत कम है। ठीक है, अगर एक 100 रुपए की चीज है, फिक्स एसेट है, उसको आप बैलेंस शीट में लिख रहे हैं और उसके हमेशा डेप्रिसिएशन भी आप माइनस कर रहे हैं 5 साल तक, तो ये कोई आपकी डिसीजन पे कोई इम्पेक्ट नहीं करेगा। तो इस तरह की इमटेरियल चीजें जो है वो आप इंक्लूड नहीं करते हैं। ओनली दोज आइटम एंड इंफॉर्मेशन शुड बी रिकॉर्डेड और डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच आर इम्पोर्टेंट एंड मटेरियल इनफ टू इन्फ्लुएंस डिसीजन ऑफ यूजर, यूजर के डिसीजन पे कोई इम्पेक्ट होगा तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजों को रिकॉर्ड करना है, अनइम्पॉर्टेंट या कम पैसों की चीजों को रिकॉर्ड नहीं करना है, क्योंकि वो हमें हमारी डिसीजन पे कोई इम्पेक्ट नहीं करते हैं। 10 रुपए की कोई चीज आपने परचेज कर ली, वो एज अ एक्सपेंस करके बैलेंस शीट में आप क्लोज कर दें, उसको आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं लेके जाएं। ठीक है, अच्छा, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी इसको कहते हैं, ये बताता है कि भाई आप अपना ओवर स्टेट प्रॉफिट नहीं करें या एसेट्स को ओवर स्टेट नहीं करें, जो रिकॉग्नाइज ऑल पॉसिबल लॉसेस, नॉट एंटिसिपेटेड प्रॉफिट। आपको लग रहा है कि कोई लॉस आपका हो रहा है या होगा तो आप उसको रिकॉर्ड कर लें। ठीक है, कंजर्वेटिज्म, आप यानी कि नैरो माइंडेड होके बिजनेस के अंदर सोचेंगे, लॉस होने वाला है आप रिकॉर्ड कर देंगे, प्रॉफिट होने वाला है आप उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, बी केयरफुल एट क्वेश्चन इन अकाउंटिंग, रिकॉर्ड लॉसेस अर्ली, रिकॉर्ड प्रॉफिट ओनली व्हेन दे आर सर्टेन, जब आपको यकीन हो जाए तब आप रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल का मतलब होता है सेम अकाउंटिंग मेथड एंड पॉलिसीज आपको यूज करनी पड़ेगी फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर, सो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कंपेरेबल ओवर टाइम। एक साल में आपने इस मेथड बैलेंस शीट के अंदर जो स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज किया, दूसरे साल आपने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज किया, तो उस एसेट्स की जो डेप्रिसिएशन है कम और ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको सही से आप कंपेयर एक साल को दूसरे साल से नहीं कर पाएंगे। तो जितनी भी पॉलिसीज होती हैं कम से कम 2 से 4 5 सालों तक आप सेम रखें। ठीक है, स्पेशल केसेस आ जाते हैं तब आप उसको चेंज करें।
अच्छा, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के दो बेसिस होते हैं, या तो आप कैश बेसिस करते हैं या आप एक्रूअल बेसिस करते हैं। कैश बेसिस कहता है कि इनकम रिकॉर्डेड व्हेन दे आर रिसीव्ड, जब आपके पास पैसे कैश आपको रिसीव हो जाए, इनकम को रिकॉर्ड कर ले। एक्सपेंस जब आप पेड कर लें तब आप उसको रिकॉर्ड करें, यानी कि कैश का आउटफ्लो और इनफ्लो जब होगा तब आप रिकॉर्डिंग करेंगे कैश बेसिस के अंदर। एक्रूअल बेसिस क्या कहता है कि इनकम आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अर्नड। आपने कोई इवेंट अगर आपका हो गया, आपने किसी को सेल कर दिया उधार पे, एक्रूड पे, यानी कि आपको रिसीवेबल है, तो आप रिकॉर्ड कर लें। कैश जरूरी नहीं है कि आपको रिसीव हुआ या नहीं हुआ। इसी तरह से एक्सपेंस, आपके ऊपर यूटिलिटी बिल आ गया, ड्यू हो गया, आप उसको रिकॉर्ड कर लें। पेड करें या नहीं करें, डजेंट मैटर, ठीक है, आपको रिकॉर्डिंग करनी है। दैट्स इट। थैंक यू।